गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम आज अगला चैप्टर देखेंगे हम शौर्य गाथा। ये लेसन कौन सा है बेटा? 6 है या 6 है, जहाँ तक है ना 6 होगा। इसमें हमने काव्य परिचय देख लिए, केंद्रीय भाव भी हमने देख लिए हैं। आज हम पोयम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ज़रा ये तो बताइए, क्या आपने एक बार पूरी जो पोयम है उसे रीड की है, उसे पढ़े हैं आपने? हमने आपको पहले भी 2 बार बता चुके हैं कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, जब हम ये चैप्टर समझेंगे पोयम, तब आपको उसके पहले जो है आपकी कविता पढ़ी हुई होना चाहिए, ताकि आप लोग को चैप्टर समझने में दिक्कत ना जाए। कर लिए हो आपने? चलिए देखते हैं ना। अगर नहीं किए होंगे बेटा तो इस वीडियो को थोड़ी देर रोक लेना, पहले आप पोयम को पढ़ लेना, उसके वर्ड को ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही फिर ये आप वीडियो देखना। क्लियर है? चलिए, शौर्य गाथा में हम पहला पढ़ेंगे बेटा। अभी यहाँ इसमें 2 पंक्तियां दी हुई हैं, है ना, 2 पद दिए हुए हैं। शिवा शौर्य, ये अपना पहला पद हो जाएगा, ठीक। और दूसरा जो है वो है छत्रसाल प्रशस्ति। शिवा शौर्य में हम महाराज शिवाजी के शौर्य का वर्णन करेंगे। शौर्य की मीनिंग क्या होती है? पराक्रम, उनकी वीरता, ठीक है। कितने बलशाली थे सभी जानते हैं। महाराज शिवाजी कितने बलशाली थे सभी को पता है, इनके इतिहास के बारे में भी पता है ना। तो हम यहाँ पर उनके युद्ध कौशल का और उनके पराक्रम का वर्णन करेंगे। क्लियर? चलिए, मैं पहले पूरा मिटा दे रही हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे अपने को मीनिंग देखना है, मीनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, पहला, साजी चतुरंग सैन संग, ठीक है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। 2 लाइन को देखेंगे हम। मीनिंग, साजी, साजी मतलब बेटा साजी, चतुरंग सैन अंग, मैं उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। क्लियर? साजी, साजी, चतुरंग, साजी मतलब सज धज कर, ठीक है। चतुरंग, देखो चतुरंग, चतु का मीनिंग 4, रंग मतलब रंग वाली, 4 रंग वाली हुआ इसका मीनिंग। लेकिन 4 रंग वाली, यहाँ पे इसका अर्थ यह नहीं होगा हरी पीली लाल नीली, ये रंग नहीं होगा। यहाँ 4 रंग का अर्थ है 4 प्रकार की सेना, 4 प्रकार की सेना। मतलब कैसी? पैदल चलने वाली, ठीक है, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, एक है रथ पे सवार और एक है हाथी पे सवार। हो गए बेटा 4। यही है चतुरंग। क्लियर है? सैन, सैन यानी सेना, ठीक है। साजी चतुरंग सैन अंग, अंग मतलब शरीर। मैं उमंग, उमंग का मीनिंग उत्साह, धारी मतलब धारण करना, ठीक है, धारण करना। आगे देखिए, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा मतलब राजाओं में श्रेष्ठ, राजाओं में श्रेष्ठ। कौन बेटा? शिवाजी, है ना।
सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। जंग मतलब युद्ध। क्लियर? जीतन मालूम है आपको, जीतना। चलत मतलब चलते हैं। क्लियर है? इसको एक्सप्लेन करके देखें। कौन इस पोएम के राइटर कौन है बेटा? भूषण, है ना। भूषण कवि महाराज शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा धजा कर, क्लियर है? जब महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा धजा कर उमंग और उत्साह के साथ, क्लियर, उमंग और उत्साह के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। तो युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज दूसरी लाइन में आप देखिए, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। यहाँ पर ये नहीं बता रहे हम कि जो शिवाजी हैं वो युद्ध करने जा रहे हैं। यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि महाराज शिवाजी जो हैं वो युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है महाराज शिवाजी इतने पराक्रमी, इतने बलशाली हैं कि ये कभी कोई युद्ध हारते ही नहीं हैं, है ना। तो हम पहले से ये आकलन लगा चुके हैं कि हमारे जो महाराज शिवाजी हैं ये युद्ध करने नहीं बल्कि युद्ध जीतने के लिए चल पड़े हैं। तो अब इसे क्लियर कीजिए। महाराज शिवाजी जब अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा धजा कर उमंग और उत्साह के साथ युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। तो क्लियर है? फिर से देखिए, भूषण कवि महाराज शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा धजा कर उमंग और उत्साह के साथ युद्ध जीत, देखो धारण करना है ना, उमंग और उत्साह के साथ युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे धारण करना और एक शब्द दिया है अंग, यानी अपने अंग के भीतर इस उमंग और उत्साह को धारण करना। तो महाराज शिवाजी जब अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा धजा कर उमंग और उत्साह के साथ युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। तो क्या होता है आगे देखें। मीनिंग आपने लिख लिए बेटा, मीनिंग लिखते जाना है ना। मीनिंग लिख लोगे तो आप अर्थ अच्छे से बना लोगे ना। क्लियर? आगे बढ़ें। भूषण भनत नाद, भूषण, भूषण कौन है? ये महाकवि भूषण। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। बुक रख लेते हैं हम, दिक्कत जा रही है ना। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। ठीक, सबसे पहला वर्ड यहाँ पे देखिए बेटा, हम दो लाइन को एक्सप्लेन करेंगे ना। भूषण, भूषण यहाँ कौन है बेटा? महाकवि भूषण। ठीक है। भनत, भनत, भनत का मीनिंग होता है आवाज या आवाज सुनाई देना, आवाज सुनाई देना। और नाद, नाद यानी होता है आवाज या ध्वनि। क्लियर? बिहद, बिहद मतलब बेहद, अत्यधिक। और इसे क्या कहेंगे? अत्यधिक। भीषण, और क्या कहेंगे? तेज, वो भी कैसा? बहुत तेज आवाज। क्लियर है? भीषण। नगारन, 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 नगाड़े आपने देखे होंगे, कोई भी आप ऐतिहासिक सीरियल देखते होंगे तो उसमें आपने देखे होंगे जब भी कोई योद्धा युद्ध के लिए अपने सैनिकों के साथ निकलता है तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े नगाड़े बजाते हैं, है ना। ये वही है नगाड़े। ठीक है। फिर नदी, नदी का मीनिंग नदी, नद, नद यानी तालाब। ठीक है। मद यानी मद, मद का मीनिंग सबको पता होना चाहिए, क्या है?
पसीना, मद यानी पसीना। गैब्रन किसका पर्यायवाची है बेटा? गैब्रन किसका पर्यायवाची है? याद है आपको? गैब्रन मतलब हाथी। इस चैप्टर में अपने को हाथी के बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड मिलेंगे, आप उसे नोट करते जाना। आपका एक पर्यायवाची यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। भूषण यानी भूषण, बनत यानी आवाज जो सुनाई दे रही है, नाद यानी आवाज, बीहद यानी अत्यधिक या भीषण या बहुत तेज, नगारन मतलब नगाड़े, नद यानी तालाब, मद यानी पसीना, गैब्रन यानी हाथी। क्लियर है? जब महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा धजा कर उमंग और उत्साह के साथ युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ते हैं तो भूषण कवि कहते हैं कि, हमारी पहली लाइन में जो शब्द दिया है, थर्ड लाइन का पहला शब्द भूषण, मतलब भूषण कवि कहते हैं कि भनत नाद बिहद नगारन के, मतलब नगाड़ों का, इस नगाड़ों का, अत्यधिक मतलब यानी भीषण यानी बहुत तेज, नगाड़ों का भीषण आवाज, नगाड़ों की भीषण या अत्यधिक या तेज आवाज सुनाई देने लगती है। ठीक है? भूषण कवि कहते हैं कि उस समय नगाड़ों की बेहद या भीषण आवाज सुनाई देने लगती है। नदी नद मद गैब्रन के रलत है। नदी नद यानी तालाब, मद यानी पसीना, गैब्रन हाथी। तो जब नगाड़ों का भीषण स्वर सुनाई देने लगता है और हाथी के मस्तिष्क से निकलने वाला पसीना, ठीक, हाथी के मस्तिष्क से निकलने वाला पसीना नदी या तालाब का रूप धारण कर लेता है। मतलब उस समय शिवाजी की सेना के भीतर जितना आपको शौर्य, जितना पराक्रम, जितना उमंग, जितना उत्साह दिखाई दे रहा है, उतना ही उत्साह जो उनकी चतुरंगिनी सेना चल रही है, जिसमें हाथी भी है, घोड़े भी हैं, रथ है, पैदल है, सब है, इन सब में भी उतना ही उमंग और उत्साह है। और इसी उमंग और उत्साह से भरे होकर जो हाथी हैं, उनके मस्तिष्क से निकलने वाला जो पसीना है वो इतनी तेज गति से बह रहा है कि कैसा लग रहा है जैसे कि कोई नदी या नाला, तालाब नहीं बेटा, ये नाला के रूप में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है बेटा? 4 लाइन हो गई, बन जाएगा। महाराज शिवाजी जब अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा धजा कर उमंग और उत्साह के साथ युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ते हैं तो उस समय नगाड़ों का भीषण स्वर सुनाई देने लगता है और हाथियों के मस्तिष्क से निकलने वाला पसीना नदी या नाले के रूप में प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ें। एल फैल खैल भैल खलल में गैल गैल। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। गजन की फैल फैल सैल उलसत है। गजन की फैल फैल सैल उलसत है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको टफ हो जाएगा ये, है ना बेटा? मैं पहले ही बोली थी कि आप इसे अच्छे से पढ़ना। एल फैल यानी होता है भीड़ भाड़, ठीक, ऐसी जगह जहाँ पे अत्यधिक भीड़ हो। क्लियर? खैल भैल, खैल भैल मतलब खलबली मच जाना, खलबली, खलबली मचना। खलबली कैसे मचती है मालूम है ना? चलिए, खलक बेटा, ये खलक जो है उर्दू शब्द है, क्या है इसकी मीनिंग? संसार। ठीक है, फिर है गैल गैल, गैल गैल मतलब गलियों में। क्लियर है? एल फैल मतलब भीड़ भाड़, खैल भैल मतलब खलबली मचना, खलक संसार, गैल गैल मतलब गलियों में।
गजन की, गजन किसका पर्यायवाची है? फिर से याद कीजिए, किसका? हाथी। क्लियर है? अब देखिए, ठेल पैल मतलब धक्का मुक्की, धक्का देना, ठीक, धक्का देना। सैल, सैल किसका बेटा पर्यायवाची है? पर्वत, ठीक है। उलसत, उलसत मतलब उखड़ना, उखड़ना, या इसी को कहते हैं धराशायी होना, मतलब उखड़कर जमीन में मिल जाना, ठीक है। ऐल फैल खैल भैल खलर्क में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। मतलब क्या हो रहा है कि जब महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा धजा कर उमंग और उत्साह के साथ युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ते हैं तो नगाड़ों का भीषण स्वर सुनाई देने लगता है। हाथियों के मस्तिष्क से निकलने वाला पसीना नदी या नाले का रूप धारण कर लेता है और सेना के प्रस्थान करने से, ठीक है, सेना के प्रस्थान करने से, कहाँ प्रस्थान कर रही हमारी सेना? युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ी है ना। तो सेना के प्रस्थान करने से संसार की गलियों में खलबली मच गई है, ठीक है, संसार की गलियों में खलबली मच गई है। गजन की ठैल पैल सैल उलसत है और अत्यधिक भीड़ होने के कारण, अब यहाँ अत्यधिक भीड़ हमने क्यों बोले बेटा? क्योंकि पूरा समूह का समूह जो है युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया है, तो वहाँ पे क्या हो गई है? भीड़ हो गई है ना। तो अत्यधिक भीड़ होने के कारण हाथी परस्पर एक दूसरे से कैसे हो रहे? टकरा रहे हैं, ठीक है। अत्यधिक भीड़ होने के कारण हाथी परस्पर टकराते हुए एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है मानो कि सैल यानी पर्वत, पर्वत उखड़कर धराशायी हो जाएंगे। मतलब इतना कंपन हो रहा है धरती पे इन हाथियों के चलने से, एक दूसरे को धक्का देने से ऐसा लगता है कि मानो पर्वत जो है उखड़कर धराशायी हो जाएंगे, मतलब पृथ्वी में मिल जाएंगे, ठीक है। तारा तो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, लास्ट 2 लाइन है बेटा ये, ठीक है। देखिए, तारा तो तरनी, तारा सबको पता है, तरनी, तरनी का मीनिंग याद कीजिए, आपको बता चुकी हूं मैं, क्या है? सूर्य, और ये तारा। धूरी धारा, देखो धूरी मतलब धूल, यानी धूल से भरी, और धारा मतलब धरती, धूल से सनी हुई धरती, धूल से भरी हुई धरती। जिमी, जिमी का मीनिंग, जिमी यानी होता है जिस प्रकार। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, तारा तो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, जिमी जो है एक अलंकार की पहचान है बेटा, आपको बताना है इस शब्द को पहचान कर कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है इस लाइन में, इस शब्द को पहचान कर बताना है, ठीक है। तारा तो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, जिमी यानी होता है जिस प्रकार। आपको इस शब्द को लेकर बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ठीक। थारा पर पारा, अब देखिए थारा, फिर से थारा मतलब पृथ्वी, पारा, पारा सबको पता है मर्क्यूरी, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। पारावार, पारावार किसका पर्यायवाची है? जल्दी याद कीजिए, जल्दी बताइए, किसका? समुद्र का, ठीक, क्लियर है। तारा मतलब तारा यानी कि चंद्रमा भी कह सकते हैं हम। तरनी मतलब सूर्य, धूरी धारा मतलब धूल से भरी या सनी हुई धरती। जिमी यानी जिस प्रकार, थारा मतलब पृथ्वी, पारा मतलब मर्क्यूरी और पारावार मतलब समुद्र। देखें,
सेना के प्रस्थान करने से इतनी धूल उड़ रही है कि आकाश में चमकने वाला सूर्य भी तारे के समान दिखाई दे रहा है। ठीक, सेना के युद्ध भूमि में प्रस्थान करने से धरती पर इतनी धूल उड़ रही है कि सूर्य भी, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है, कैसा तेज प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी तारे के समान, यानी कि सूर्य भी तारे के समान दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ धूल ही धूल है, पूरी धरती पर धूल ही धूल उड़ रही है, तो इससे समझ ही नहीं आ रहा है सूर्य का प्रकाश, यानी वो सूर्य जो अत्यधिक तेज चमकता है उसका प्रकाश किसके समान दिखाई दे रहा है? तारे के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतनी अधिक धूल उड़ रही है कि आकाश में चमकने वाला सूर्य भी तारे के समान दिखाई दे रहा है। और सेना के पैरों के प्रहार से, सेना चल रही है ना, युद्ध के लिए प्रस्थान की हुई है, तो सेना के पैरों के प्रहार से थारा पर पारावार यूं हलत है। हलत है मतलब हिलना। सेना के पैरों के प्रहार से समुद्र इस प्रकार हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार, सॉरी बेटा, थारा मतलब थाली, जिस प्रकार थाली में पड़ा हुआ कोई पारा हिलता है। ठीक है, समुद्र में सेना के प्रस्थान करने से इतनी अधिक धूल उड़ रही है कि आकाश में चमकने वाला सूर्य भी तारे के समान दिखाई दे रहा है। क्लियर है? सेना के प्रस्थान करने से इतनी धूल उड़ रही है कि सूर्य भी तारे के समान दिखाई दे रहा है। और सेना के प्रस्थान करने से समुद्र इस प्रकार हिलता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कि थाली में पड़ा हुआ कोई पारा। ये बेटा समुद्र हो गया। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। सेना के पैरों से इसमें कंपन हो रहा है। कंपन होने से ये जो समुद्र की लहरें हैं ये धरती की तरफ आती, फिर वापस जाती, फिर आती, फिर वापस जाती। ठीक वैसे ही जैसे आपने पारा देखे हो ना, पारा याद है, एक थर्मामीटर में भी लगा होता है, देखे होंगे आपने, जिससे हम सेल्सियस मतलब बुखार की कितना डिग्री बुखार है वो देखते हैं हम। या फिर आपने एक चीज़ देखे होंगे, सिंपल सा, जनरली सभी लोग ने देखे होंगे ना, एक क्या अरबी का पत्ता देखे होंगे, गुइया का पत्ता है ना, उसमें पानी की जो बूंद जब पड़ती है तो क्या वो पानी की बूंद उस पत्ते में चिपकती है क्या? गुइया के पत्ते में नहीं चिपकती ना। कभी आप उस पत्ते को ऐसे पकड़ कर देखिए, उसमें जो पानी की बूंद पड़ी होती है उस पत्ते को ऐसे हिलाइए आप, वो बूंद जो है इधर उधर हिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ है। मान के चलिए पृथ्वी जो है हमारा गुइया का पत्ता है और ये समुद्र है जो मान के चलिए उसमें पड़ी हुई बूंद है, काहे की? पानी की। और जिस प्रकार से पृथ्वी जब हिलती है, यानी वो पत्ता जैसे हिलता है और जो बूंद इधर उधर हिलती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ इस पृथ्वी पर ये समुद्र जो है हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ आ गया? ठीक, एक बार लास्ट बार देख लीजिए। भूषण कवि महाराज शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाराज शिवाजी जब अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा धजा कर उमंग और उत्साह के साथ युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ते हैं तो नगाड़ों का भीषण स्वर सुनाई देने लगता है। हाथियों के मस्तिष्क से या कनपटियों से निकलने वाला पसीना नदी या नाले का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, सेना के प्रस्थान करने से संसार की गलियों में हलचल मच गई है, खलबली मच गई है। हाथी आपस में इस प्रकार टकराते हुए चल रहे हैं, एक दूसरे को ढकेलते हुए चल रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है मानो पर्वत धरती से उखड़कर धराशाही हो जाएंगे। इतनी अधिक धूल उड़ रही है कि ऐसा लग रहा है मानो सूर्य भी तारे के समान दिखाई दे रहा है। और सेना के प्रस्थान करने से
सेना के प्रस्थान करने से समुद्र भी इस प्रकार हिलता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे थाली में पड़ा हुआ कोई पारा हिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक, आप इसको रिवाइज करके देखना, अपने मन से आप मत बनाना बेटा, मैं एक बार आपको फिर लिखकर दे दूंगी, आप देखकर ही करना, लेकिन आप इसे बार बार रिवाइज करना, एक एक लाइन को आप क्लियर करना, आपसे सारी लाइन बनना चाहिए ना, तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर भी जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ये 4 नंबर का है ये चैप्टर बेटा, तो इस 4 नंबर के लिए अपने को बहुत अच्छे से इसे पढ़ना होगा। ठीक, बाकी का हम कल देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा।